साल 1900 फरवरी का महीना था। घूप अंधेरी रात थी। सेंतरा के घने जंगलों में कुछ लोग दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, साथ ही डर का साया भी था। उम्मीद इसलिए क्योंकि उन्हें 500 रुपए का इनाम मिलने वाला था, और डर इसलिए क्योंकि वो जिसका शिकार करने निकले थे वो कोई आम इंसान नहीं था, वो थे बिरसा मुंडा। के.एस. सिंह अपनी किताब बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट में लिखते हैं, वो बताते हैं कि मनमारू और जारिकेल गांव के 7 लोगों ने सेंतरा के पश्चिम में एक अलाव का धुआं देखा। ये धुआं जंगल की गहराई से आ रहा था। वो चुपके से वहां पहुंच जाते हैं। अंदर बिरसा मुंडा सो रहे थे। उनके पास 2 तलवारें रखी हुई थी। पास में ही उनकी 2 साथी महिलाएं खाना बना रही थी। हमलावरों ने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही बिरसा गहरी नींद में डूबे वो उन पर टूट पड़े। बिरसा अपनी तलवारें इस्तेमाल कर पाते उससे पहले ही उन्हें दबोच लिया गया। ये थी कहानी उस शख्स की गिरफ्तारी की जिन्हें आदिवासियों का भगवान कहा जाता है, उनके धरती आबा कहा जाता है। वो शख्स जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींदें उड़ा रखी थी और जिसकी मौत आज भी कई सवालों के घेरे में है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है। आप अलिफ लैला देख रहे हैं, जहां आज 9 जून यानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, और आज हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस गिरफ्तारी के बाद और कैसे हुई थी बिरसा मुंडा की मृत्यु। बिरसा मुंडा का नाम आज भी एक प्रतीक है, आदिवासी अस्मिता का प्रतीक, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक। उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने छोटे से जीवन में ही बिरसा ने एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसकी तपिश ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया था। यह चिंगारी थी शोषण और अन्याय के खिलाफ। उनके लोग उन्हें भगवान बिरसा कहकर पूछते थे। वो उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता भी मानते थे। बिरसा का एक सपना था। वो चाहते थे कि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का हक हो। वो एक ऐसा राज चाहते थे जहां कोई बाहरी शोषक ना हो। उनका सपना था एक स्वतंत्र मुंडा राज। ईसाई धर्म छोड़कर उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की थी जिसे बिरसैत कहते थे। ईसाई धर्म परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के चलते बिरसा को 1895 में पहली बार गिरफ्तार किया गया। उन्हें 2 साल की सजा हुई। नवंबर 1897 में जब वो जेल से रिहा हुए तब तक उनके इरादे और भी मजबूत हो चुके थे। उस दौरान हालात और भी बदतर होते गए। 1896 से 97 और 99 से सन 1900 में भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल ने लोगों की कमर तोड़ दी थी। बिरसा ने अपने लोगों की इन तकलीफों को अपनी आंखों से देखा था। जेल से रिहा होते ही बिरसा ने अपना काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने अपने विश्वस्त साथियों के साथ गुप्त बैठकें करनी शुरू कर दी। एक अहम बैठक बोड़ तोड़ी गांव में हुई। ये बैठक उनके प्रमुख शिष्य डोंका मुंडा के घर पर हुई थी। यहां से आंदोलन की एक नई रणनीति तय की गई। शिष्यों को भी 2 दलों में बांटा गया। एक दल का काम था धर्म का प्रचार करना, वहीं दूसरे दल का काम था विद्रोह का संगठन करना। धार्मिक संगठन का प्रमुख सोमा मुंडा को बनाया गया और राजनीतिक संगठन की जिम्मेदारी डोंका मुंडा को दे दी गई। उनका प्रचार जोर पकड़ने लगा था। लोगों को उनके पुरखों के सुनहरे अतीत की याद दिलाई जाने लगी, उस दौर की जब मुंडा समाज में कोई बाहरी दखल नहीं था। उन्हें बताया गया कि कैसे राजाओं और जमींदारों ने उनके अपने ही जमीन पर उन्हें मजदूर बना दिया, कैसे उनके कपड़े, पगड़ी और जूते तक छीन लिए गए, उन्हें मंदिरों में घुसने तक की इजाजत नहीं दी गई, वो अच्छे बर्तनों में खाना तक नहीं खा सकते थे। ये सारी बातें अंग्रेजी हुकूमत और उनके पिट्ठुओं के खिलाफ लोगों के दिलों में आग भरने लगी थी। जनवरी 1898 में बिरसा एक यात्रा पर निकले। वो अपने अनुयायियों के साथ चुटिया के प्राचीन मंदिर गए। ऐसा माना जाता है कि वहां मुंडाओं के अधिकारों से जुड़ा एक ताम्र पत्र रखा है। इस यात्रा का मकसद था पुरखों का आशीर्वाद लेना।
बिरसा लोगों में ये विश्वास जगाना चाहते थे कि उनका संघर्ष न्यायपूर्ण है। वहां उन्होंने अपने लोगों के साथ रात बिताई। के.एस. सिंह एक किस्सा बताते हैं। बिरसा ने वहां चूल्हे पर रखे मिट्टी के ढेले और पत्थर का उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि कैसे दिकु यानी बाहरी लोग उन पर मिट्टी की तरह हावी हो गए हैं, लेकिन एक दिन वो पत्थर की तरह ऊपर उठेंगे। इन्हीं दिनों दो पहाड़ियों पर गुप्त सभाएं होने लगी। पहली थी डोंबारी पहाड़ी और दूसरी सिंबुआ की पहाड़ी। डोंबारी पहाड़ी बिरसा के बचपन की यादों से जुड़ी थी। अब यही पहाड़ी नए उल गुलान यानी विद्रोह का केंद्र बन रही थी। मार्च 1898 में सिंबुआ पहाड़ी पर एक खास बैठक हुई। यहां होली का त्यौहार मनाया गया। एक विशाल अलाव जलाया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का पुतला भी जलाया गया। महारानी विक्टोरिया का पुतला भी जलाया गया। बिरसा ने ऐलान कर दिया कि रावण के राज का अंत होगा। यहां रावण का मतलब था अंग्रेज। वहां एक अनुयायी ने केले के पेड़ के तने पर एक ही झटके में वार कर उसे काट गिराया। इस तने को दुश्मन का प्रतीक माना गया था। इसके बाद बिरसा ने घोषणा की कि इसी तरह राजा और हाकिम काटे जाएंगे। 2 साल तक गहन तैयारी चली। इसके बाद दिसंबर 1899 में बिरसा मुंडा ने उल गुलान का बिगुल फूंक दिया। तारीख थी 24 दिसंबर 1899, क्रिसमस की पूर्व शाम। छोटा नागपुर के कई इलाकों में एक साथ विद्रोह भड़क उठा। चक्रधरपुर, खूंटी, कर्रा, तोरपा, तामार, बसिया, इन सभी थाना क्षेत्रों में बिरसाइयों ने तीर चलाए। उन्होंने चर्चों और मिशनरियों के ठिकानों पर हमले किए। कई जगह आगजनी भी की गई। 5 जनवरी 1900 को एक सीधी मुठभेड़ भी हुई। ये खूंटी के एटकेडी गांव में विद्रोहियों और पुलिसों के बीच हुई थी। फिर 7 जनवरी को खूंटी थाने पर हमला हुआ। लगभग 300-400 हथियारबंद विद्रोहियों ने यह हमला किया था। उनका नारा था, खूंटी में फसल पक गई है, चलो इसे काटें। इन घटनाओं से अंग्रेजी हुकूमत बुरी तरह हिल गई। कमिश्नर फोर्ब्स विद्रोह को कुचलने के लिए निकल पड़े थे। उनके साथ भारी पुलिस और सेना बल भी था। बांद गांव को इस ऑपरेशन का केंद्र बनाया गया। पोड़ाहाट के जंगलों में बिरसा मुंडा की तलाश में एक सघन अभियान भी चलाया गया। सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर एक बड़ा इनाम भी रख दिया था। यह इनाम था 500 रुपए का। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसके चलते बिरसा मुंडा पकड़े गए थे। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में कहा था कि फरवरी 1900 में सेंतरा के जंगलों में कैसे उन्हें घेर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को रांची जेल लाया गया। उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया, टॉर्चर किया गया, कोड़े बरसाए गए। इसके बावजूद के.एस. सिंह के अनुसार जेल में भी बिरसा अपने साथियों की चिंता करते रहे। वो अपने उन 400 अनुयायियों को बचाने की तरकीबें सोचते थे जो जेल में बंद थे। उन्होंने अपने एक साथी भरमी मुंडा से एक योजना साझा की। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने वो सब उन्हें पहचानने से इनकार कर दें। बिरसा ने कहा कि वो खुद भी ऐसा ही करेंगे। शायद यही उनकी जान बचाने का एक तरीका था। ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी मौत का भी आभास हो गया था। सिंह अपनी किताब में बिरसा के कहे शब्दों का जिक्र करते हैं। लिखते हैं, जब तक मैं ये मिट्टी का शरीर नहीं बदलूंगा तुम नहीं बचोगे। निराश मत होना। यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें बीच मझधार में छोड़ दिया। मैंने तुम्हें सारे हथियार, सारे औजार दिए हैं। तुम उनसे खुद को बचाओगे। जेल में होने के बावजूद उनका तेवर जरा भी नरम नहीं पड़ा था। कभी कभी वो गुस्से में पहरेदारों पर चिल्ला पड़ते थे। वो कहते हैं, आज तुम मुझ पर पहरा दे रहे हो, एक दिन तुम देखोगे कि मैं इस धरती का क्या करता हूं। जैसे बाजरा चक्की में पीसता है, मैं इस धरती को पीसूंगा। जैसे गोंदली को भुना जाता है, मैं इसे भूनूंगा। अगर ये धरती टुकड़ों में बट जाए तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। 20 मई साल 1900 की बात है। सुबह बिरसा को खाना दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। उस वक्त उन्होंने किसी बेचैनी की शिकायत भी नहीं की थी। सुबह करीब 5:45 बजे उन्हें 19 दूसरे कैदियों के साथ कोर्ट ले जाया गया, लेकिन अदालत में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें फौरन वापस जेल लाना पड़ा।
सुबह 9:45 बजे जेल के अस्पताल सहायक ने उन्हें कुछ दवा दी। बाद में सुपरिटेंडेंट ने उनकी जांच की। उन्होंने पाया कि बिरसा की नाड़ी बहुत कमजोर है, उनकी आंखें धंस गई थीं और आवाज भारी हो गई थी। उनकी जीभ सूखी और चिड़चिड़ी थी। उन्हें बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही थी। उन्हें बताया कि वो सिर्फ एक बार ही पेशाब कर पाए हैं। अगले 3 दिनों तक उनकी हालत खराब ही होती रही। फिर 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर को एक खबर दी गई। उन्हें बताया गया कि बिरसा को हैजा हो गया है और उनका बचना अब मुश्किल है। डिप्टी कमिश्नर फौरन जेल गए। उन्होंने बिरसा की हालत देखी जो वाकई बहुत खराब थी। उन्होंने तुरंत जेल सुपरिटेंडेंट कैप्टन ARS एंडरसन को बुला लिया। कैप्टन एंडरसन के इलाज से बिरसा की हालत में कुछ सुधार हुआ। 7 जून तक वो धीरे धीरे बेहतर हो रहे थे, लेकिन ये सुधार ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। 8 जून की सुबह उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। उस रात उन्हें 3 बार दस्त हुए। अगली सुबह यानी 9 जून को एक और बार दस्त हुए। अब वो बेहद कमजोर हो गए थे। सुबह 8 बजे का वक्त था। अचानक उन्होंने एक आवाज निकाली। पता चला कि उन्हें खून की उल्टी का दौरा पड़ा और इसी के साथ वो बेहोश भी हो गए। कुछ देर बाद यानी सुबह 9 बजे उनकी मौत की खबर भी आ गई। सिर्फ 25 साल की उम्र में आदिवासियों का वो महानायक अब दुनिया छोड़ चुका था। बिरसा की मौत की खबर से जेल में हड़कंप मच गया। KS सिंह लिखते हैं कि जब उनके शव को बाहर लाया गया तो एक अजीब घटना हुई। सभी बिरसाइयों को अपने मालिक की पहचान करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन डर के मारे किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। उसी दिन 9 जून को दोपहर 2:30 बजे शव का पोस्टमार्टम किया गया। ये पोस्टमार्टम रांची जेल के सुपरिटेंडेंट ने किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ बातें सामने भी आईं, जैसे पेट के कुछ हिस्से में खून का जमा हुआ होना, पेट में खून और दूसरे तरल पदार्थ का भी मिलना और छोटी आंत कमजोर और पतली पड़ जाना। रिपोर्ट में जहर की जांच भी की गई। आधिकारिक तौर पर मौत का कारण हैजा ही बताया गया। डॉक्टर के अनुसार हैजे की वजह से उनके दिल के बाईं ओर खून के थक्के जमा हो गए थे और इसी के चलते बिरसा की मौत हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि उन्हें हैजा हुआ कैसे। ये बात आज भी सवालों के घेरे में है। पूछताछ के दौरान बिरसा ने साफ कहा था कि उन्होंने जेल के बाहर से कुछ भी नहीं खाया ना पिया है। हैरानी की बात यह थी कि उनकी कोठरी के आसपास बंद दूसरे सभी कैदी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कैप्टन एंडरसन ने काफी जांच पड़ताल की, लेकिन वो भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि बिरसा को हैजा आखिर हुआ कैसे। ये एक रहस्य बनकर ही रह गया। इस मामले की जांच एक डिप्टी मजिस्ट्रेट को सौंपी गई। उनका नाम था J.A. क्रेवन। क्रेवन ने 10 जून 1900 को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने मौत को प्राकृतिक कारणों से हुई बताया। उनका कहना था कि बिरसा का शरीर पेचिश के कारण काफी कमजोर हो गया था। इसी कमजोरी के चलते वो हैजे का हमला नहीं झेल पाए। लेकिन हैजे का कारण क्या था, इस सवाल पर वो भी सिविल सर्जन की तरह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि यह मामला हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। राज्य सरकार ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने पुष्टि की कि बिरसा की मौत हैजे से हुई थी। साथ ही ये भी कहा कि अगर वो पहले बीमार न होते तो शायद हैजा घातक साबित न होता। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा ही हुआ था? उस समय के एक अखबार घर बंधु ने बिरसा की मौत पर हैरानी जताई थी। अखबार ने एक शक भी जाहिर किया। शक था कि कहीं इसके पीछे उन लोगों का हाथ तो नहीं जो बिरसा से छुटकारा पाना चाहते थे। KS सिंह भी अपनी किताब में इस संभावना की ओर इशारा करते हैं। वो लिखते हैं कि बिरसा मुंडा को हटाने के ठोस कारण थे। आजीवन कारावास के बाद भी बिरसा खतरनाक साबित हो सकते थे, इसलिए यह संभव था कि उन्हें जहर दे दिया गया हो। तो क्या बिरसा मुंडा की मौत स्वाभाविक थी या ये एक सोची समझी साजिश थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं। लेकिन आज भी झारखंड के आदिवासी इलाकों में बिरसैत लोग गैर बिरसैतों का बनाया खाना नहीं खाते,
क्योंकि उनका मानना है कि बिरसा मुंडा को खाने में जहर दिया गया था। बिरसा की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी कोई नरमी नहीं बरती गई। अधिकारियों को एक डर सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर बिरसा के प्रमुख अनुयायियों को अंतिम संस्कार देखने के लिए जेल से बाहर जाने दिया गया तो वो इसे गलत तरीके से लेंगे और गलत तरीके से पेश कर सकते हैं। कुछ वृत्तांतों के अनुसार अंग्रेजों ने गुप्त रूप से उनका दाह संस्कार इसलिए कर दिया ताकि उनके अनुयायी उन्हें शहीद का दर्जा न दे सकें, या फिर उनकी समाधि स्थल पर विद्रोह की कोई नई चिंगारी न भड़क उठे। इस डर से अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से किया गया। के.एस. सिंह बताते हैं कि बिरसा का अंतिम संस्कार रांची में हरमू नदी के किनारे हुआ। यह काम जेल के एक स्वीपर द्वारा किया गया। शरीर को जलाने के लिए गाय के गोबर के उपलों का इस्तेमाल हुआ। यह एक तरह से मृत शरीर का अपमान था। बिरसा की मौत एक तरह से उनके आंदोलन के राजनीतिक पहलू का अंत थी। उनके ज्यादातर प्रमुख शिष्य जेल में थे। डोंका मुंडा और मंझिया मुंडा जैसे कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। उन्हें हमेशा के लिए दूर भेज दिया गया था। जो लोग पीछे रह गए थे वो डर कर चुप हो गए, और जो बाद में जेल से वापस लौटे वो इतने टूट चुके थे कि बिरसा के काम को आगे नहीं बढ़ा सके। कोई नेतृत्व अब नहीं बचा था और ना ही कोई मजबूत संगठन बाकी था। बिरसाइत आंदोलन अब सिमट कर रह गया था। ये एक संप्रदाय के रूप में बस कुछ अलग थलग इलाकों में ही जीवित रहा। लेकिन बिरसा का प्रभाव समय के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा गहरा होता गया। बिरसा की मौत और उनके उलगुलान ने अंग्रेजी हुकूमत को अंदर तक झकझोर दिया था। इसका एक सीधा नतीजा निकला। सरकार आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने पर गंभीरता से विचार करने लगी। बिरसा के आंदोलन का ही दबाव था कि सरकार को एक महत्वपूर्ण कानून बनाना पड़ा। यह कानून था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इस कानून ने मुंडारी खूंट कट्टी व्यवस्था को मान्यता दी। इसने आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने पर रोक भी लगाई। बेगारी प्रथा को खत्म करने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए। ये बिरसा के संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत थी, भले ही ये जीत उनके दुनिया के जाने के बाद हासिल हुई हो। बिरसा मुंडा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार बन गए थे। उन्होंने एक चिंगारी चलाई थी, वही चिंगारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। आज हम उस महान आत्मा को नमन करते हैं। उनका जीवन और उनकी रहस्यमयी मौत हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी उस दौर के संघर्ष की, अन्याय की और आदिवासी अस्मिता की उस महान लड़ाई की भी। इसी के साथ अलिफ लैला का ये अंक यहीं खत्म करते हैं। इसे लिखा हमारे साथी कमल ने, शूट किया इरशाद ने। मेरा नाम है शुभम और आप देखते रहिए खबरगाम।